अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आप लोगों का साया कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सेंड करें। और जो आपसे सवाल पूछा जाता है, जो आपकी राय मांगी जाती है, उसका इजहार जरूर किया करेंगे। दोस्तों, आज 6 सितंबर का दिन है। ये दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फौज और अवाम के बहादुराना जज्बे की जिंदा मिसाल है। आज के दिन पाक फौज 9,000 नौजवानों ने हिंदुस्तान के 50,000 नौजवानों को शिकस्त दी थी। आज ही के दिन पाकिस्तान के 150 टैंकों ने दुश्मन के 574 टैंकों से शिकस्त दी थी। हिंदुस्तान के 574 के नज़दीक टैंक थे जो चुंडा की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए आए थे, और पाकिस्तान के सिर्फ 150 टैंकों ने उन टैंकों का जो हाल किया था। कहा जाता है कि उस जगह को टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कि वो जगह टैंकों की कब्रिस्तान लगती थी। और ये चुंडा के मैदान में हुआ था। आज के दिन ये भी बताया गया था कि जंगें सिर्फ फौज नहीं बल्कि अवाम के जज्बे लड़ते हैं और अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जो शायद इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं हुई थी, कि हिंदुस्तान वाले पागल हो गए थे कि इतना दुनिया का बेहतरीन टैंक उड़ कैसे जाता है। फिर पता लगा बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो बस शहादत का जज्बा लिए शहीद होने की राह पर जो निकले हैं। उनकी एक शहादत पूरे टैंक को हिला देती थी, और उसकी वजह बनी कि वो पूरे का पूरा इलाका को टैंकों का कब्रिस्तान कहते थे। अवाम का जज्बा था। पाक फौज जो हिंदुस्तानी फौज की अददी तादाद बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें शिकस्त दे पाई दिया। और आज के दिन का पैगाम ये भी है कि दहशत गर्दों से फौज लड़ेगी, लेकिन दहशत गर्दी से कौम ने लड़ना है। तो दहशत गर्दों से तो फौज लड़ेगी, लेकिन दहशत गर्दी से अवाम ने लड़ना है, और वो लड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की जो अवाम है, जिस तरह वो दहशत गर्दी के खिलाफ और दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अच्छा, वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के तनाज़र में कुछ अहम फैसले किए हैं। पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और हुकूमत को खसूसी एख्तियारात देने का फैसला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के शुबा में किसी भी मशकूक शख्स को कबल अज वक्त हिरासत में ले सकेंगी। और वफाकी कबीना ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 अहम तरमीम करने की मंजूरी दे दी है। जल्द कबीना ने जल्द इसे पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो सकेगा कि कोई मिसिंग होगा, यानी कोई मिसिंग नहीं होगा, यानी फोर्सेस के पास एख्तियार होगा, तो वो किसी मशकूक शख्स पे तफ्तीश कर सकेंगी और अदालत इसे रहा नहीं करा पाएगी। यूँ मिसिंग वाला जो सीन है ना, जो इल्ज़ाम लगता है, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। कि जब एख्तियार होगा कि आप किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं, तो फिर उसको ऑन द रिकॉर्ड के साथ लिया जाएगा, हिरासत में उससे तफ्तीश की जाएगी, तो उसमें कोई हीरोगिरी भी नहीं होगी और अदालत डेफिनेट उसको नहीं छोड़ सकेगी। तगड़ी खबरों की तरफ आते हैं। 9 मई का मामला इमरान खान के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सख्त एक्शन जो है वो नजर आ रहे हैं। हनीफ बासी साहब ने बताया है कि 9 मई के तनाजर में कुछ हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं। जाहिर है इन अफसरान के बयान पीटीआई से तो अलग नहीं होंगे, क्योंकि 9 मई तो क्या पीटीआई ने किया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 9 मई तो ये जो कारनामा है ना, ये कुछ भी हो जाए, 9 मई के मत्थे से ये जो कलंक का टिक्का है ना, जो 9 मई अपने मत्थे पे मला हुआ है, वो जल्दी से जान छूटने वाली है नहीं। कुछ अफसरान वादा माफ गवाह बन गए हैं, या फिर इमरान खान के जुर्म की गवाही देंगे। अगर ऐसा हो जाता है या ऐसा होता है, तो फिर सोचें कि होगा क्या, खान साहब का बनेगा क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अफसरान कौन हैं जो गिरफ्तार हुए, वो भी इसमें शामिल हैं कि गवाही किस नोयत की है। क्या यही गवाही इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेकर आएगी? फौज तो ये कह चुकी है कि इमरान खान का अगर मिलिट्री ट्रायल हुआ तो सबके सामने होगा और ओपन होगा। अच्छा, ये भी जो अपना एक मिथ है ना कि वो क्या मिलिट्री कोर्ट में होगा या ओपन कोर्ट में या सिविल कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में कहा यह जा रहा है कि होगा फौजी कोर्ट में, लेकिन ओपन होगा, लोगों को पता चलेगा और वो सब चीज़ें बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। बड़े सैनमे वाली स्क्रीन ते ला के वीडियो वहांगे जाएंगी।
یہ بات یاد رکھنی چاہیے. 9 مئی کا ہی ذکر ہے تو کچھ بریکنگ نیوز بھی ہے. وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابصار عالم صاحب نے انکشاف کیا کہ فیض حمید کے قبضے سے آئی ایس آئی کا انتہائی حساس ڈیٹا برآمد ہوا ہے اور وہ ڈیٹا فیض حمید اپنے ساتھ لے گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آئی ایس آئی کی جو ہارڈ ڈسکیں جس میں بہت اہم ڈیٹا ہوگا، وہ 5 کمپیوٹر ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، تو وہ فیض حمید صاحب اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے؟ کیا یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے؟ اور اگر یہ پریکٹیکلی ممکن ہے اور جو بات ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑی خطرناک ہے. تو پھر جو ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے جنرل فیض صاحب کے بارے میں کہ وہ ایک متوازی سسٹم چلا رہے تھے، تو پھر یہ متوازی سسٹم چلانے والی بات جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. اس ڈیٹے میں عدلیہ، سول بیوروکریسی، سیاستدانوں سے متعلق بہت مواد موجود ہے. وہی مواد جسے استعمال کر کے فیض حمید آج بھی متوازی سسٹم چلا رہا ہے. اندازہ کریں کہ ایک خفیہ ایجنسی کا سارا ڈیٹا ہی اپنے ساتھ لے گیا ہے. جو کوئی سادہ جرم نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا جرم ہوئے گا کہ آپ اس فوج کی جو سب سے اہم ایجنسی ہے دنیا میں، اس کی اس کا ڈیٹا ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اس ڈیٹا کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. مطلب وہ آپ کو یاد ہے جو ہمارے بچپن میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، ہمارے نشان حیدر کے ہیرو راشد منہاج صاحب جو ہیں، ان کا جو انسٹرکٹر تھا وہ طیارے کو، اس لڑاکا طیارے کو ہندوستان کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا. بہت سارا ڈیٹا ہوگا، بہت سارے راز ہوں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی. تو انہوں نے جو اپنا طیارہ ہے وہ زمین پر مار گرایا تھا. طیارے کو تباہ کر دیا گیا تھا لیکن ہندوستان نہیں لے جانے دیا گیا تھا. اور وہ شاید کب سن 3 شہید ہیں اس کے نشان حیدر جن کو ملا ہے. تو اب سوچیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہوتی ہے. اور یہاں پر سابق جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ پورے کا پورا ڈیٹا اڑا کر لے گئے. یہ ابصار عالم صاحب فرما رہے ہیں. اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوگا، کہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہوگا، کسی ملکی ایجنسی کے ساتھ، غیر ملکی ایجنسی کے ساتھ. آئی ڈونٹ نو. یہ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ڈیٹا چوری کرنے کا فیض حمید پر سے الگ کیس بنے گا، اس میں الگ سزا ہوگی. یہی نہیں، فیض حمید صاحب سے ایک خطرناک پلان جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے. اس پلان کے مطابق فیض حمید نومبر میں 9 مئی سے کچھ بڑا پلان کر رہا تھا اور وہ پلان 9 مئی سے کئی گنا بڑا تھا اور اس کا باقاعدہ پلان نقشہ فیض حمید سے برآمد ہوا ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے اگر دیکھا جائے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں جو کرنے والے تھے ان کا باقاعدہ طور پر نقشہ ان سے برآمد ہوا ہے. یہ بھی انکشاف ہوا کہ فیض حمید 9 مئی کے دن ایک ایسی بلڈنگ پر قبضہ کرانا چاہتا تھا جہاں اسلحے کا ڈیپو موجود تھا، یعنی اسلحے پر قبضہ کروا کر کچھ اور ہی کرانا چاہتا تھا. امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ پیر کے روز فوجی عدالت میں فیض حمید کے خلاف ثبوت پیش کر دیے جائیں گے اور پھر ٹرائل، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اپنے انجام کی تک جائے گا. اور اگر یہ سب چیزیں ہیں اور اگر یہ ثبوت پیش کر دیے جاتے ہیں تو پھر تو مجھے فیض حمید صاحب چھوٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو کچے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ پکڑا ہی نہیں تھا فوج نے اس دفعہ. اگر اپنا انہوں نے جنرل پکڑنا تھا، وہ بھی اتنا تگڑا جنرل جس نے اتنی تگڑی ایجنسی چلائی ہو، ملک چلایا ہو، جس نے اگلے 10 سال کا پلان بنا کے رکھا ہوا تھا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا تھا نا، پکڑا ہوگا. خیر، ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی بات کریں. اس میں بہت اہم اشارے ملے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں انکوائری ہوئی. فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے. فوج کا احتسابی عمل الزامات کے بجائے ٹھوس اور ثبوتوں کے ساتھ کام کرتا ہے. پیغام دے دیا گیا ہے، سسٹم کے متوازی سسٹم کھڑا کرنا والوں کے خلاف فوج تو پوری کارروائی کرے گی. اور اب سول ادارے بالخصوص عدلیہ کی باری ہے کہ ٹاپ سٹی کیس سپریم کورٹ نے بھیجا تھا جس پر فیض کی گرفتاری ہوئی تھی. اب عدلیہ کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے ادارے کی کالی بھیڑوں کا احتساب کرے. یہ بہت بڑی بات کری ہے. دیکھیں، ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ فوج ملک لٹ کے کھا گئی، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا. تو اب فوج سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے اپنے اندر خود احتسابی کا جو عمل شروع کر دیا گیا ہے. سیاستدانوں کا ہمیشہ احتساب ہوا ہے لیکن کبھی احتساب نہیں ہوا تو ججز کا نہیں ہوا، جو اصل ریڑھ کی ہڈی ہیں. کیونکہ جب بھی اس ملک پر جو بھی ظلم ہوا ہے سہارا انہی کا لیا گیا اور انہوں نے سہارا دیا ہے. کبھی کسی لندن میں فلیٹ کے بدلے، کبھی 2 گاڑیوں کے بدلے میں، اور کبھی کسی اور چیز کے بدلے میں، کبھی کسی کی محبت کے بدلے میں، اور کبھی کسی گھر والے کی محبت کے بدلے میں. عدلیہ نے اس پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اب بھی کوئی ڈگری جیلی نکل آئے یا ان کا کوئی امریکہ میں گرین کارڈ نکل آئے تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ پورے کا پورا ادارہ کھڑا ہو کر آپ کو توہین عدالت کے نوٹس بھیج دیتا ہے. لیکن دوسری طرف فوج جو کر رہی ہے وہ میرے خیال میں اس وقت کم از کم خراج تحسین کے لائق ہے. پیغام دیا گیا ہے کہ سسٹم
के मतवाजी सिस्टम खड़ा करने वाले भले चले। अच्छा, कोर कमांडर के कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि फैज़ हमीद इससे भी जुड़े तमाम अनासर के एहतसाब पर पूरी फौज एक पेज पर है। अदलिया समेत तमाम अदारों को पैगाम दिया गया है कि वो भी ऐसे अनासर का एहतसाब करें। सिविल अदारे भी 9 मई के किरदारों का कड़ा एहतसाब करके तवाज़न कायम कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा धमाका ये हुआ है कि डीजी ने फरमाया है कि जनरल फैज़ केस से कोई भी जुड़ा होगा वो कानून के शिकंजे में ज़रूर आएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, इसकी पोजीशन कुछ भी हो। यानी इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट जाना खारिज मकान बिल्कुल भी नहीं है, मामला वहीं जाना है, माफ़ी किसी सूरत नहीं मिलेगी। बल्कि उन्होंने ये सवाल के जवाब में कहा बड़ा सादा सा 2 लाइनों में कि कोई भी अदारा या कोई शख्स अगर फ़ौज को या फ़ौज के किसी अफसर को अपने साथ मिलाता है और उससे फ़ौज को ही नुकसान पहुँचाता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता है, तो उसकी माफ़ी नहीं होगी। या फिर कोई शख्स या कोई अदारा जिस तरह जनरल फैज़ साहब को इस्तेमाल किया गया या जनरल फैज़ साहब के साथ मिलकर जो किया गया, उसकी माफ़ी नहीं मिलने वाली। एक चीज़ और देखी, मरियम नवाज़ साहिबा ने कल डेरा गाज़ी खां में बच्चों को जो दूध पिलाने वाला या बच्चों को जो दूध देने वाला फूड देने वाला मामला है कि बच्चे जब घर से आते हैं तो सुबह वो जल्दी में आते हैं, कुछ नाश्ता करके आते हैं, कुछ नाश्ता नहीं करके आते। तो उनको जो एक खाना और दूध का जो शुरू किया गया, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। ये काम एक औरत कर सकती थी, एक माँ कर सकती थी, एक बहन कर सकती थी, जिसको अपने छोटे बहन भाई बहुत प्यारे होते हैं। माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होती हैं और उनसे बढ़कर कौन जानता है कि उनके खाने का ख्याल कैसे रखना है। कि स्कूल में अगर हैं, भूखे हैं, तो स्कूल में ही खाना देना है। घर पे आने से पहले माँ खाना तैयार बना के बैठी होती है, लेकिन जो इस वक्त पंजाब की बहन भी है, वज़ीर आला भी है, बच्चों की माँ भी है, मरियम नवाज़, उसने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि बच्चे अपनी स्टडी ख़त्म करके जाएं तो खाना खाएं। उन्होंने स्कूलों में ही ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। ये एक नेक इंसान कर सकता है, जिसके दिल में खुदा का खौफ है, वो कर सकता है कि जिसने ये नारा लगाया, तालीम भी और सेहत भी। अल्लाह ताला की ज़ात मरियम नवाज़ को कामयाब करे। हर गुजरते दिन के साथ मरियम नवाज़ जो हैं वो एक ही दिल को बार बार जीत रही हैं। मैं अभी सोच रहा होता हूँ कि पिछले मनसूबे पे बात करनी होती है तो मरियम नवाज़ एक नया मनसूबा लेके आता है। टीवी वाले अभी पिछले मनसूबे पर बात कर रहे होते हैं तो उनको आगे से एक नया मनसूबा याद आ जाता है। जब हमने ये बच्चों की दूध पीते तस्वीरें देखी तो दिल जो है वो खुश हुआ कि अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे मरियम नवाज़ को, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की निशानी और नवाज शरीफ साहब की जान को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। क्या होने वाला है 9 मई? लगता है कुछ पकड़े जाएंगे। अगर जन्नत साहब को नहीं छोड़े तो क्या इमरान खान छूटने वाला है? इमरान खान को छोड़ेंगे? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।